घर की मजबूत दीवार। घर में 5 लाख का सोफा होते हुए भी सास को रोज एक टूटी कुर्सी पर क्यों बैठना पड़ता था? और क्यों उसी कुर्सी की वजह से बेटे ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया? रिश्तों की अनसुनी कहानी आपको रुला देगी। हरिप्रसाद जी 75 और विमला देवी 70 ने अपनी पूरी पूंजी लगाकर बेटे आकाश को विदेश से इंजीनियर बनवाकर लौटाया था। जब आकाश की शादी उच्च मध्यम वर्ग की लड़की शालिनी से हुई तो हरिप्रसाद जी ने अपना पुश्तैनी घर बेचकर शहर में एक आलीशान 3 BHK फ्लैट खरीदा ताकि शालिनी को किसी चीज की कमी न लगे। लेकिन घर खरीदते ही घर के नियम बदल गए। शालिनी ने घर को इंटीरियर डिजाइनर की सलाह पर सजाया। विमला देवी की पुरानी पीतल की मूर्तियां स्टोर रूम में चली गई और हरिप्रसाद जी की पसंदीदा आरामदायक लेकिन घिसी हुई पुरानी लकड़ी की कुर्सी हॉल के एक कोने में एक बड़े से पौधे के पीछे छिपा दी गई। शालिनी ने एक दिन विमला जी से कहा, माँ जी, ये नया सोफा सेट इटली से आया है। इस पर तेल वाले हाथ या बिना धुले कपड़ों के साथ मत बैठिए। इसके लिए आपकी पुरानी वाली कुर्सी काफी है। विमला जी चुपचाप कोने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती थी। उनकी आंखें नए शानदार सोफे को देखती रहती थी जिस पर उनका बेटा और बहू आराम से बैठते थे। शालिनी का नियंत्रण सिर्फ फर्नीचर तक सीमित नहीं था। उसने घर का मेन्यू बदला, शाम को टीवी देखने के नियम बदले और सबसे बड़ी बात, उसने आकाश और उसके माता पिता के बीच की बातचीत को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब भी हरिप्रसाद जी किसी बात पर अपनी राय देते, शालिनी तुरंत काट देती, बाबूजी, यह पुराने जमाने की बात है। आकाश, अब तुम ये सब मत सुना करो। आकाश, जो अपनी पत्नी के महंगे शौक और लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, हर बार चुप रहता था। उसे डर था कि अगर उसने शालिनी का विरोध किया तो घर में बड़ा झगड़ा होगा और उसकी शांति भंग हो जाएगी। वह रोज रात को अपने माता पिता के कमरे में चुपचाप जाता, उनका हालचाल पूछता और चला आता। यही उसका कर्तव्य निभाने का तरीका था। एक दिन विमला देवी बहुत बीमार थी। वह सुबह की चाय के लिए रसोई में गई, लेकिन शालिनी पहले से वहां थी। शालिनी, माँ जी, आपको बताया है ना, रसोई सुबह 7 बजे से पहले मेरे लिए रिजर्व है। आप बीमार हैं, बेड पर रहिए। विमला जी, बस एक कप चाय। बेटा, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। शालिनी, ठीक है, मैं आपको काढ़ा बनाकर देती हूँ, पर यहाँ मत खड़े रहिए। विमला देवी वापस कोने वाली कुर्सी पर बैठ गई और उनकी आंखें भर आई। आकाश ये सब सुनकर भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया। हरिप्रसाद जी का 75वां जन्मदिन आया। उन्होंने किसी बड़े जश्न की उम्मीद नहीं की थी। बस बेटे बहू और अपनी छोटी बेटी जो दूसरे शहर में थी के साथ बैठकर सादा खाना खाना चाहते थे। लेकिन शालिनी ने उस शाम एक भव्य कॉकटेल पार्टी रखी। हरिप्रसाद जी और विमला देवी को साफ कह दिया कि वे मेहमानों के सामने न आए क्योंकि मॉडर्न थीम थी। मैं उनकी सादगी मेल नहीं खाएगी। शालिनी ने उन्हें चुपके से रसोई में एक छोटा सा केक काटने को दिया। जब हरिप्रसाद जी केक काट रहे थे तो बाहर से उनके दोस्तों के हंसने की आवाज आ रही थी। विमला देवी ने रोते हुए कहा, आकाश, कहाँ है तुम्हारा बेटा? एक बार अपने पिता के साथ खड़ा क्यों नहीं होता? तभी पार्टी का एक नशे में धुत मेहमान रसोई में घुस आया। उसने हरिप्रसाद जी को देखा और हंसते हुए बोला, अरे, आप कौन हैं अंकल? क्या आप इस पार्टी के वेटर हैं? मुझे थोड़ा और आइस चाहिए। हरिप्रसाद जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उस क्षण वह टूट गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे ने न केवल उनकी संपत्ति बल्कि उनका आत्मसम्मान भी अपनी पत्नी के चरणों में अर्पित कर दिया था। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, हरिप्रसाद जी और विमला देवी ने अपने पुराने कपड़े और कुछ जरूरी दवाइयां पैक की। उन्होंने अपनी छोटी बेटी को फोन किया और कहा कि वे उसके पास आ रहे हैं। उन्होंने हॉल के बीचों बीच रखे उस नए कीमती सोफे पर एक छोटा सा नोट छोड़ा और दरवाजा खोलकर चले गए। जब आकाश और शालिनी उठे तो उन्होंने नोट देखा। बेटा आकाश, अब हम जा रहे हैं। हमें लगा था कि हमने घर बनाया, पर तुमने सिर्फ ईंटों का ढेर बनाया, उसमें आत्मा नहीं डाली। जहां तक शालिनी का सवाल है, उसे हमने माफ कर दिया है। वह सिर्फ बाहरी थी, पर
तुम अपने माँ-बाप के अपमान के मुख्य गवाह थे। तुमने अपने आत्मसम्मान और अपनी पत्नी के सम्मान दोनों को खो दिया है। हमारी जगह अब उस कोने वाली पुरानी कुर्सी को दे देना। कम से कम वह कुर्सी आवाज तो नहीं करती। आकाश ने नोट पढ़ा और उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपनी बहन को फोन किया, जिसने उसे बताया कि माता-पिता आ गए हैं और वह उनसे बात न करे। अगले कुछ सप्ताह आकाश के लिए नर्क थे। घर का माहौल इतना भारी था कि शालिनी भी असहज थी। समाज में बात फैली और आकाश की बहुत बदनामी हुई। शालिनी ने पहली बार महसूस किया कि इज्जत महंगे सोफे से नहीं, बल्कि परिवार से बनती है। एक शाम आकाश ने हिम्मत जुटाई और शालिनी से कहा, हम दोनों ने मिलकर जो किया वह पाप है। माँ बाप मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। पर मैं आज उन्हें वापस लेने जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो ठीक है, मैं उनके साथ रहूंगा। शालिनी को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। उसने पहली बार अपने पति में वह हिम्मत देखी जो उसने खो दी थी। वह रोते हुए बोली, नहीं आकाश, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे माफ कर दो। मैंने कुर्सी को घर से ज्यादा महत्व दिया। वे दोनों हरिप्रसाद जी की बेटी के घर पहुंचे। उन्होंने वहां कोई ड्रामा नहीं किया। वे चुपचाप घुटनों के बल बैठ गए। हरिप्रसाद जी ने कहा, उठो बेटा, तुम्हें माफ करने के लिए हमें यहाँ तक नहीं आना पड़ा था, लेकिन तुमने खुद को खो दिया था। आकाश ने कहा, पापा, हम अब एक नया घर नहीं खरीद सकते, लेकिन एक नया परिवार जरूर बना सकते हैं। वे वापस लौटे। घर में कोई नया सोफा या पुरानी कुर्सी नहीं थी। उन्होंने हॉल में सारा महंगा फर्नीचर हटा दिया। वहां एक बड़ी गोल मेज रखी गई, जहां अब सब साथ बैठकर खाना खाते थे और बातें करते थे। हरिप्रसाद जी और विमला देवी अब घर के संरक्षक थे, कोई वस्तु नहीं। शालिनी ने अपनी सासू माँ से रसोई का काम सीखा और आकाश ने हमेशा के लिए चुप्पी तोड़ दी। हरिप्रसाद जी की मुस्कान अब पूरे घर की सबसे महंगी सजावट थी। घर में बदलाव आया, लेकिन यह बदलाव केवल फर्नीचर बदलने तक सीमित नहीं था। यह निर्मला जी के मन में आई नई जागरूकता थी और हरिप्रसाद जी का मुख संतोष था। शालिनी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का प्रायश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने विमला देवी से रसोई की पारंपरिक कलाएं सीखी, लेकिन अब वह उन्हें आदर से माँ कहकर बुलाती थी। उसने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया और जब कोई दोस्त घर आता भी था, तो वह गर्व से हरिप्रसाद जी को आगे करके उनका परिचय करवाती थी। एक दिन विमला देवी अपनी पुरानी पीतल की मूर्तियों को स्टोर रूम से निकाल रही थी। शालिनी ने आकर पूछा, माँ, आप ये क्यों निकाल रही हैं? विमला देवी, बस याद आ गई, इन्हें बेचने का सोच रही हूँ। क्या पता किसी काम आ जाए। शालिनी, नहीं माँ, इन्हें बेचिए मत, इनकी जगह यहाँ हॉल में है। शालिनी ने उस कोने में जहाँ पहले महंगी विदेशी कलाकृति रखी थी, वहां विमला देवी की मूर्तियों के लिए एक सुंदर लकड़ी का शेल्फ बनवाया। उसने कहा, ये हमारे रिश्तों की नींव है। ये हमें याद दिलाएंगी कि घर की असली कीमत क्या है। आकाश के लिए यह परिवर्तन सबसे कठिन था। उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी, लेकिन शालिनी को अपने माता पिता के प्रति इतना समर्पित देखकर उसे कभी कभी असुरक्षा महसूस होती थी। उसे लगा कि अब उसका महत्व कम हो गया है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह उदास था। हरिप्रसाद जी ने उसे टोक दिया, बेटा, तुम आजकल फिर से देर से आ रहे हो, क्या काम का ज्यादा दबाव है? आकाश ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या करूं पापा, अगर काम नहीं करूंगा तो शालिनी के नए खर्चे कौन उठाएगा? हरिप्रसाद जी समझ गए कि आकाश अभी भी अपने पुराने विचारों में फंसा है। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया। हरिप्रसाद जी, बेटा, शालिनी अब बदल चुकी है। उसे महंगे सोफे नहीं, तुम्हारा समय चाहिए। तुम उसकी कमाई या खर्चों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम उस पर ध्यान दो जो वह अब कर रही है। वह मेरी और तुम्हारी माँ की देखभाल कर रही है। एक पति का काम केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपनी पत्नी का मानसिक सहारा बनना भी है। आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे उसी रात शालिनी से माफी मांगी। उन्होंने तय किया कि अब वे सप्ताह में एक शाम केवल एक दूसरे के लिए रखेंगे। कुछ महीने बाद विमला देवी और हरिप्रसाद जी को एक और बड़ी खुशी मिली। शालिनी गर्भवती थी। जब शालिनी ने यह खबर दी, तो विमला देवी ने दौड़कर उसे गले लगा लिया।
परिवार में खुशियों का माहौल था। शालिनी ने धीरे से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे की पहली लोरी आप गाएंगी और पहली कहानी बाबूजी सुनाएंगे। हरिप्रसाद जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम हमें कभी मत छोड़ना। शालिनी, बाबूजी, आपको इस घर में दरवाजे मिले थे, लेकिन अब मैं आपको इस घर की सबसे मजबूत दीवार मानती हूँ। परिवार ने अपनी पिछली कड़वाहट को एक दुखद अध्याय मानकर बंद कर दिया। अब उनका घर प्रेम, सम्मान और आपसी समझदारी की नींव पर एक बार फिर से खड़ा था, जो किसी भी आलीशान फर्नीचर से कहीं ज्यादा कीमती था। शालिनी की गर्भावस्था का समय पूरे परिवार के लिए बेहद खुशनुमा था। विमला देवी अपनी बहू की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी और हरिप्रसाद जी सुबह शाम उसके लिए प्रेरक कहानियां सुनाते थे। लेकिन शालिनी के पुराने दोस्त और उसके माता-पिता, जिन्होंने उसके लाइफस्टाइल पर हमेशा गर्व किया था, इस बदलाव से हैरान थे। शालिनी की माँ ने एक दिन फोन करके कहा, शालिनी, तुम क्या कर रही हो? तुमने वो इटालियन सोफा हटवा दिया और तुम अपनी सास के पुराने नुस्खे इस्तेमाल कर रही हो। तुम वापस अपनी क्लास क्यों गिरा रही हो? शालिनी ने शांत होकर जवाब दिया, मॉम, मैंने अपनी क्लास नहीं, अपनी मूल्य प्रणाली बदली है। ये नुस्खे प्यार से आते हैं और ये सोफे से ज्यादा कीमती हैं। शालिनी ने अपने पुराने घमंडी दोस्तों से दूरी बना ली, लेकिन यह दूरी एक नए परीक्षण को जन्म देने वाली थी। शालिनी के दोस्तों में एक था राहुल, जो हमेशा शालिनी की भव्य जीवन शैली का प्रशंसक रहा था और आकाश को कमजोर मानता था। राहुल ने जब सुना कि शालिनी एक साधारण गृहिणी बन गई है, तो वह यह देखने उनके घर आ पहुंचा। राहुल ने शालिनी को देखकर ताना मारा, वाह शालिनी, तुम तो बिल्कुल बदल गई। क्या तुम्हारा करियर अब बस इस किचन तक सीमित हो गया है? और ये पुराने जमाने की चीजें, ये तुम्हारी सास की पसंद है ना? हरिप्रसाद जी उस समय बरामदे में बैठे थे। आकाश अपने ऑफिस से आने ही वाला था। शालिनी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने शांति बनाए रखी। शालिनी, राहुल, मेरे करियर और मेरे परिवार के बीच संतुलन बनाना मैंने अब सीखा है। और हाँ, ये चीजें मेरी सास की पसंद है और अब मेरी भी हैं। राहुल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पति को भी देखो, बेचारा अभी भी ऑफिस में जान खपा रहा होगा ताकि तुम ये सब खर्चे उठा सको। तभी हरिप्रसाद जी अंदर आए। उन्होंने सीधे राहुल से आंखें मिलाई। हरिप्रसाद जी, बेटा, तुम हमारी बहू को क्या समझा रहे हो? यह घर मेरी बहू चलाती हैं और मेरे बेटे की हर जरूरत का ध्यान रखती हैं। मेरे बेटे को अब करियर का तनाव नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका घर सुरक्षित हाथों में है। अगर तुम सोचते हो कि दौलत से ही इज्जत आती है, तो तुम गलत हो। मेरी बहू ने मानवता को दौलत से ऊपर रखा है। अब तुम जा सकते हो। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर चला गया। आकाश ने यह पूरी बातचीत दरवाजे से सुनी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पिता ने न केवल उसका आत्मसम्मान लौटाया है, बल्कि अब वे उसकी पत्नी का भी सम्मान कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद शालिनी ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। अस्पताल से घर आने पर पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। विमला देवी और हरिप्रसाद जी ने अपनी पोती को गोद में लिया। शालिनी ने अपनी बेटी को गोद में लिया और आकाश से कहा, इसका नाम हम आत्मजा रखेंगे। आत्मजा यानी आत्मसम्मान से जन्मी। हरिप्रसाद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमारे घर को केवल नया जीवन नहीं दिया, बल्कि उसे जीने का सही अर्थ दिया है। उस दिन से परिवार में कोई भी दीवार नहीं थी, केवल खुली खिड़कियां थी, जहां से प्रेम, विश्वास और सम्मान की ताजी हवा बहती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।